नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित। और जनहित में मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे स्कूल बंद होंगे तो कैसे पढ़ेंगे। स्कूल बंद होंगे तो कैसे पढ़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से एक नारा बड़ा चर्चित है, कटेंगे तो बटेंगे, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, हमसे जुड़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पर विभाजनकारी बातचीत हो रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आप हमारी पार्टी से नहीं जुड़ेंगे या हमारी नीतियों पर वोट नहीं करेंगे तो आप परेशान होंगे। यहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा है कि शिक्षा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पहले नारा लगता था, बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़ रहा है इस तरीके से। एक लेटर जारी होता है और कहा जाता है कि 27,000 प्राथमिक, ये दो तस्वीरें आपकी तस्वीरों टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को बंद करने के फैसले पर आज रोक लगा दी गई। इस मुद्दे पर अब सियासत होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक कंचन वर्मा ने इसका खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि स्कूलों को बंद करने की खबर अफवाह है। तो ये लेटर क्या था? इस तरह की कोई भी निर्देश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। छात्र संख्या के आधार पर स्कूलों के विलय की प्रक्रिया को लेकर काफी समय से बैठकें चल रही हैं। शिक्षक संघ इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच बसपा प्रमुख मायावती ने भी सरकार को इस फैसले का विरोध करते हुए रविवार को एक्स पर पोस्ट किया और अपना बयान जारी किया था। सोमवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर सरकार पर हमलावर हो गई। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की 27,764 प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। यह कदम शिक्षा क्षेत्र के साथ दलित, पिछड़े, गरीब और वांछित तबके के बच्चों के खिलाफ है। यूपीए सरकार शिक्षा का अधिकार कानून लाई थी, जिसके तहत व्यवस्था बनाई गई थी कि हर 1 किलोमीटर की परिधि पर एक प्राइमरी विद्यालय हो, ताकि हर तबके के बच्चे को स्कूल सुलभ हो सके। कल्याणकारी नीति और योजनाओं का मकसद मुनाफा कमाना नहीं बल्कि जनता का कल्याण करना है। भाजपा नहीं चाहती कमजोर तबके के बच्चे शिक्षा से सुलभ हों। प्रियंका के इस बयान से कुछ देर बाद ही डीजी कंचन वर्मा ने बयान जारी किया। उन्होंने लिखा कि कतिपय समाचार माध्यमों से प्रकाशित खबर जिसमें 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को निकटवर्ती विद्यालयों में विलय करते हुए बंद करने की बात की गई है, बिल्कुल भ्रामक है और निराधार है। किसी भी विद्यालय को बंद किए जाने की कोई प्रक्रिया गतिमान नहीं है। मायावती ने कहा था कि सरकार की नाकामी है। रविवार को जब उन्होंने अपना बयान जारी किया तो उसमें कहा कि यूपी सरकार द्वारा 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,764 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने के उपाय के बजाय उनको बंद करना, उनका दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला उचित नहीं है। ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहां और कैसे पढ़ेंगे? बसपा सुप्रीमो ने इसके आगे कहा कि यूपी व देश के अधिकतर राज्यों में खासकर प्राइमरी व सेकेंडरी शिक्षा बहुत ही बुरे हाल में है, जिस कारण गरीब परिवार के करोड़ों बच्चे अच्छी शिक्षा तो दूर, सही शिक्षा भी नहीं लगातार पा रहे। उड़ीसा सरकार द्वारा कम छात्रों वाले स्कूलों के बंद करने का फैसला भी अनुचित है। उन्होंने कहा कि सरकारों की इस प्रकार की गरीबी व जन विरोधी नीतियों का परिणाम है कि लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने पर मजबूर हैं। जैसे कि सर्वे से स्पष्ट है, किंतु सरकार द्वारा शिक्षा पर समुचित धन व ध्यान देकर इनमें जरूरी सुधार करने के बजाय बंद करना ठीक नहीं है। शिक्षा विभाग के आदेश और अरविंद केजरीवाल ने भी एक्स पर पोस्ट किया, वो भी एक बार आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, पिछले 10 सालों से हमने बड़ी मेहनत से दिल्ली में के सरकारी स्कूल शानदार बनाया, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं और शिक्षा का इंतजाम किया है। दूसरी तरफ यूपी के सरकारी स्कूल जिन्हें बंद करने की तैयारी चल रही है, मैं दिल्ली के लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि अगर गलती से भी इस बार बीजेपी को वोट दे दिया तो ये लोग दिल्ली के स्कूलों को भी बर्बाद कर देंगे। खैर, ये बात हो गई राजनीतिक। अब मैं आपको बताऊं, अब लिखा पढ़ी संविधान जिससे ये देश चल रहा है, जिसका लोग सहारा लेते हैं हर जगह,
उसमें ये लिखा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह व्यवस्था बनाई गई थी कि संविधान के अंकित करके 10 वर्षों के अंदर 6 व 14 आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। वर्ष 1986 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, तब से अब तक विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। राज्य सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ष के सभी बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक 300 की आबादी पर, जो प्रियंका गांधी ने अपने एक्स पोस्ट पर भी मेंशन किया है कि प्रत्येक 300 की आबादी पर 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की सुविधा व 3 किलोमीटर दूरी पर 800 की आबादी पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना मानक निर्धारित करते हुए विद्यालय की स्थापना की गई है। अब एक लेटर जो वायरल हुआ, वो क्या लिखा था? उसमें लिखा था, भारत सरकार द्वारा विद्यालयों के पूर्ण रूप से क्रियाशाली एवं अवेलेबल बनाने के लिए दिशा में यह अपेक्षा की गई है कि कम नामांकन वाले विद्यालयों का निकटतम अन्य विद्यालयों में संविलन कर दिया जाए और उसकी संभावना ज्ञात कर ली जाए। 50 से कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय स्टैंड अलोन के संबंध में आंकड़ों के आधार पर थ्योरेटिकल एक्सरसाइज प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर ली गई है। ग्राम पंचायत विद्यालय संविलन का मानक नहीं है, मानक विद्यालय है। इसको ध्यान में रखकर कार्य योजना तैयार की जाए। इस हेतु विद्यालय को निकटतम किसी अन्य विद्यालय में संविलन किया जाता है। बच्चों को कितनी दूरी तय करनी होगी, भवन की उपलब्धता, शिक्षकों की उपलब्धता, ट्रांसपोर्ट की उपलब्धता, नहर, नाला, सड़क या हाईवे आदि घटकों पर विचार कर पारदर्शी तैयार करते हुए प्रत्येक विद्यालय के लिए 1 पेज की टिप्पणी तैयार की जाए और इस प्रकार के ऐसे सभी विद्यालयों के बारे में जनपद की पुस्तिका तैयार कर ली जाए। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक दिनांक 13-14 नवंबर को आयोजित की जाएगी। तो ये हाल है, हम परेशान हैं। सुनील जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, सीमा त्यागी है, अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, एमएल वर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अविनाश हमारे संवाददाता लखनऊ से, अविनाश के पास चलेंगे। अविनाश, शिक्षा नीति को लेकर बड़ी बात होती है, शिक्षा को लेकर भी बहुत बात होती है भाई यूपी में कि कभी स्कूल में फीस नहीं जमा होने, प्राइवेट स्कूलों की हम बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन जब बात आती है सरकारी स्कूलों की तो ये सबसे चीज़ें हैं। संदीप सिंह के हाथ में ये विभाग है। संदीप सिंह से अगर आपने संपर्क करने की कोशिश की हो, उन्होंने क्या कुछ कहा, या कोई अधिकारी शिक्षक विभाग कंचन द्विवेदी ने ही कुछ कहना चाहा हो? अविनाश। बिल्कुल विशाल, देखिए ना तो आपने रंजन का जो जिक्र किया जो डीजी है जो है शिक्षा विभाग में, और ना कि कोई अधिकारी जो है उस पूरे मामले पर बोलने को तैयार। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरे मामले पर अब उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है। कुछ दिन पहले जब एक लेटर जारी हुआ था, उसमें ये जो है कहा गया था कि 50 से कम बच्चे जहाँ पर इन प्राथमिक विद्यालय में वहां पर जाते हैं, तो वहां पर जो है उनकी व्यवस्थाएं क्या है, उसके संपर्क मार्ग से वो ग्रामीण क्षेत्र का वो इलाका है, वहां पर कम बच्चे जहाँ पर आते उनको जो है तमाम जो बाकी जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें समावेश किया जाए। यानी कि ये व्यवस्था प्रणाली एक तरीके से सुधार को लेकर गए थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे जो कह सकते हैं जिसमें जो 50 बच्चों का जिक्र था कि जो अगर 50 बच्चे कम हैं तो उनको समायोजित किया जाए, तो उसका कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से एक भ्रामक जानकारी या कह लीजिए भ्रामक खबर लोगों तक जब पहुंची तो कहीं ना तो उसके बाद में एक विभाग की तरफ से एक नया लेटर जारी किया गया। उसमें साफ स्पष्ट किया जाता है कि जिस स्कूलों की हम बात कर रहे हैं या जिस 50 बच्चों से बात कर रहे हैं, वैसे कोई स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। उसको लेकर उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा लगातार उसको लेकर जो है राजनीति हो रही है। लेकिन कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से माफ कीजिएगा, शिक्षा विभाग की तरफ से जो है बैठक करने के लिए 13 नवंबर को जो तारीख की गई, तो उसमें उन तमाम जो है पीएसओ को जो है यहाँ से जो है रिपोर्ट कहीं ना कहीं देने के लिए उनको कहा गया था। लेकिन जब मामला जो है कह सकते हैं कि जब विपक्ष के पास इन तरीके को गया तो तमाम ऐसे जो है पार्टी के नेताओं हैं उन्होंने जब ट्वीट किया तो एकाएक आज नया लेटर जारी किया गया। उसमें कहा गया कि नहीं, ऐसे हम कोई स्कूल को जो है हम बंद नहीं कर रहे, कोई भी ऐसे सरकारी स्कूल बंद नहीं हो गए। उसको लेकर जिस तरीके से राजनीति चल रही है, कोई भी अभी जो है कह सकते हैं कि ट्विटर के
माध्यम से जो है केवल जानकारी दी गई है कि ऐसे कोई भी स्कूलों को बंद नहीं किया गया। लेकिन जिस तरीके से लोगों तमाम जो है राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि उन लोगों ने ट्वीट करके कहा कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जाएगा। आज संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर काफी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो है उन तमाम सरकारी अस्पतालों में, सरकारी स्कूलों में जो है गरीब बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं, दलित और तमाम के बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं, सरकार उनका हक मार रही है। सरकार जो है कहीं ना कहीं जो है तमाम जो सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे जाते हैं उसके विरोधी तमाम जो है आरोप जो है कह सकते हैं तमाम राजनीतिक दलों ने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है शिक्षा पद्धति को लेकर कह रहे थे एक सुधार की कोशिश जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से भ्रामक खबरों के जरिए किस तरीके से ये पूरा जो है कह सकते हैं पूरा मामला टूट पकड़ा, लेकिन इसमें किसी भी तरीके कभी कोई अधिकारी जारी किया गया है। तो सरकार आखिर आने वाले एकदम बैठक जो है होगी, इन तमाम डीएसओ अधिकारी अपनी उनकी रिपोर्ट जारी करेंगे, तब सरकार किस तरीके का आगे आदेश जो है जारी करती हुई है तो समय की बात बताया जाएगा। लेकिन अभी इस पूरे मामले को लेकर जो है उत्तर प्रदेश में सियासत हो रही है। चलिए सीमा त्यागी जी के पास चलेंगे। सीमा त्यागी जी, बटेंगे, कटेंगे, चलेंगे और दौड़ेंगे, सारी चीज़ें चुनाव में सबको याद आ जाती हैं। मूल मुद्दा मुझे नहीं लगता इस देश में कभी चुनाव के लिए मुद्दा बन सकता है। मूल जो हमारी सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कभी नहीं बन सकता। यहाँ पर जहाँ पर आदमी का इतना खाली समय है कि बटेंगे कटेंगे के पोस्टर रात में लगवा रहा है, उनको ये नहीं पता कि पोस्टर पढ़ने वाले भी शिक्षित नहीं होंगे तो ये आपका पोस्टर भी नहीं पढ़ पाएंगे। अब 50 से कम बच्चा अगर किसी स्कूल में आ रहा है तो ये तो फेलियर है वहाँ के अधिकारियों का कि आप शिक्षा के प्रति किसको जागरूक कर रहे हो, किसको बता रहे हो, आप शिक्षा के लिए क्या कार्य कर रहे हो। टीचर वहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, बच्चे सही से स्कूल आके उनको मानसिक रूप से कहीं प्रताड़ित तो नहीं, झाड़ू पोछा ये सब तो नहीं कराया जा रहा है, ये नहीं देखा। उन्होंने कहा कि एक इसमें तो बाकायदा एक पन्ने की रिपोर्ट तैयार करने की कही गई और 13 या 14 नवंबर को एक बैठक आयोजित की जाएगी, ये उनके लेटर में लिखा है। बाद में खैर कंचन जी ने उसका खंडन कर दिया, ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सीमा जी। विशाल जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप कम से कम इस विषय पर बात तो कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा देश का नेशनल मीडिया तो इलेक्शन में और जाति कितनी है और वोट कितनी है और कहाँ कौन सी जाति भारी पड़ेगी इसी में लगा हुआ है। आप खुद सोचिए इस बात को कि शिक्षा विभाग की महानिदेशक की तरफ से लेटर जारी हो रहा है। आपके अविनाश जी क्योंकि लखनऊ में खड़े हैं तो उन्होंने कवर अप करने की बहुत कोशिश की कि भ्रामक न्यूज किसने फैलाई। जब शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी हुआ और बीएसए को आदेश दिया गया कि अपने आसपास के एरिया में वो स्कूल आइडेंटिफाई करो जिनमें 50 से कम एनरोलमेंट है। विशाल जी, कितने शर्म की बात है। सोचिए जरा, क्या देश की जनसंख्या कम हो रही है? नहीं ना, जनसंख्या बढ़ रही है। तो स्कूलों में संख्या कैसे कम हो रही है? इसका मतलब क्या है? जब जनसंख्या बढ़ रही है और स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है, इसका मतलब हमारी नई जनरेशन अनपढ़ हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। और सरकारी स्कूलों में बच्चों का स्कूल ना जाना सरकार की नाकामयाबी दिखाता है, चाहे वो मौजूदा सरकार हो, चाहे वो पिछली सरकार हो, चाहे आने वाली सरकार हो, कोई भी, सब एक जैसे हैं। खुशी की बात यह है कि कम से कम जब अभिभावक संघों ने इस बात को उठाया और विपक्ष से सवाल पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो कुछ विपक्षी नेताओं ने तुरंत और कुछ नहीं तो ट्वीट तो किया, जिसका संज्ञान लिया गया। आप सोचिए कि जनसंख्या बढ़ने के साथ स्कूल बढ़ाने चाहिए सरकार को या कम करने चाहिए? अब आप उस पर लीपापोती कर रहे हैं कि हमने तो ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था। सोचिए, हंसी आती है विशाल जी ये देखकर कि उस लेटर में लिखा है कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा देखिए। मुझे बताएंगे आपके प्रवक्ता या आप कोई भी कि पूरे प्रदेश में सरकारी स्कूलों में ट्रांसपोर्ट की सुविधा कहां दे रही है सरकार? कहीं है सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्ट की सुविधा? तो क्या करवाना चाह रहे हैं आप? एक्चुअल में क्या है विशाल जी कि इस सरकार ने, स्पेशली इस सरकार ने क्या किया है, सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन करना है। शिक्षा को बिल्कुल पूंजीपतियों के हाथ में थमा देना है, जो शिक्षा आम भारतीय के हाथ से निकल जाए। आप सोचिए, ऐसी सरकारों का मैं, आप या आम जनता क्या करे जो सरकारें देश के बच्चे को शिक्षा और देश के बुजुर्ग को दवाई तक देने में नाकामयाब है।
कौन से विकास की तरफ हम जा रहे हैं? अगर मैं अपने देश के बच्चे को शिक्षा ही नहीं दे सकता अपने सरकारी विद्यालयों में, और अपने सरकारी अस्पतालों में अपने देश के बुजुर्गों को दवाई की व्यवस्था नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे प्राइवेट हॉस्पिटलों में भागना पड़ेगा, बिल्कुल। एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूलों का सहारा देखना पड़ेगा, तो कौन सी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हम करते हैं? कौन से देश के विकास की बात करते हैं? कौन से देश पे अपने आप को कंपेयर करते हैं? कौन सा विकास है ये? आप सोचिए कि सारे शिक्षा विभाग को क्या लाइन पर नहीं लगा देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि आप कर क्या रहे हैं जो स्कूलों में 50 से कम की संख्या है, एनरोलमेंट क्यों नहीं हो रहा है? या तो ये कह दीजिए कि गांव में बच्चे ही नहीं, सरकारी स्कूलों में जाने के लिए बच्चे हैं ही नहीं, जनसंख्या कम हो रही है हमारी, या ये कह दीजिए कि आपकी आंखों से बच गए बच्चे और आप नाकामयाब हैं उन बच्चों को शिक्षा के मंदिर के द्वार तक लाने में, और आप लगे हुए हैं मंदिर मस्जिद में, आप लगे हुए हैं बड़े बड़े नारों में। हाँ, अब जब इन सब में लगे हैं तो शिक्षा का मंदिर कौन विशाल जी, देखेगा? एक बात और कहूंगी जी। जब सरकारें मुख्यमंत्री तक उपचुनाव का प्रचार करने निकल सकते हैं, तो सरकारी विद्यालयों में एनरोलमेंट बढ़े, इसके लिए सारे शिक्षा विभाग को सड़क पर क्यों नहीं उतारा जाता? बीएसए से रिपोर्ट मांगी जा रही है, बीएसए को एक शो कॉज नोटिस क्यों नहीं दिया गया ये कह के कि आपके एरिया के विद्यालयों में 50 से कम एनरोलमेंट क्यों है? जब आप अपने ही सरकारी विद्यालयों के साथ सौतेला व्यवहार करेंगे और प्राइवेट स्कूल मालिकों को कुकुर मुत्तों की तरह उगने देंगे, तो सरकारी विद्यालय में तो एनरोलमेंट कम हो ही जाएगा। अपनी सरकारी व्यवस्थाओं को खत्म करके धीरे धीरे आप अपने ही पैर काट रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो सकता है, ये मेरी सोच ही है, जब आप सरकारी उपक्रमों को सबको बंद करते चले जाएंगे तो जनता का सरकार पे से विश्वास उठ जाएगा और ये लोकतंत्र धीरे-धीरे फिर वो सब समझ जाएंगे ना कि हमें किसके पास जाना है, हमें प्राइवेट के व्यक्ति के पास जाना है या किसके पास जाना है। चलिए, सुनील द्विवेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, ये मतलब शिक्षा विभाग में ऐसा क्यों हो रहा है? शिक्षा विभाग को लेकर मुझे लगता है कि ये बहुत चिंता का विषय। क्या अधिकारी ही चला रहे हैं पूरा? जो उनका मन किया लेटर जारी कर दिया, जो मन किया खंडन कर दिया। सरकार की फजीहत हो रही, पहली नंबर एक चीज ये। दूसरा, आपके अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी एक सवाल उठ रहा है कि भैया आप जिले में कर क्या रहे हो? नहीं, मैं बड़ा ध्यान से सीमा त्यागी जी को सुन रहा था। बड़ा ओजस्वी विचारधारा उनकी थी और बड़ा ओजस्वी एक तरह से उन्होंने प्रवक्ता के रूप में भाषण दिया। आप समझने वाली बात है, हमको समझ में नहीं आता है कि सारे विभाग आज की सरकार में, इससे पहले की सरकारों में भी समय समय पे कुछ अध्ययन होते हैं। अब सीमा जी कहेंगे कि साहब अध्ययन किस चीज का? अरे अभी इससे पहले आपके ही चैनल पे मैं मौजूद था, एक चीज पता की गई कि भाई कितने मदरसे ऐसे हैं जो पंजीकृत नहीं है। तो समय समय पे विभाग कुछ अध्ययन करते हैं, उन्हें मानव संसाधन विकास शिक्षा की गुणवत्ता को संदर्भित करते हुए कुछ इस तरह के अध्ययन होते हैं, जिसमें उनको कहा गया जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कि आप अध्ययन करके बताइए कि कितने ऐसे विद्यालय हैं जिसमें 50 से कम का एनरोलमेंट है। अगर 50 से कम का एनरोलमेंट है तो उसके साधन बढ़ाए जाए, उसके ऊपर प्रक्रिया बढ़ाई जाए और उसको आखिरकार जाना तो जाए। लेकिन आज समस्या यह है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब जब मुद्दा नहीं है तो एक भ्रामक न्यूज बना करके उसको लीपापोती करके उपचुनाव है सामने, जनमानस के सामने परोस देना। आप ये बताइए, कोई भी विभाग अगर अध्ययन कर रहा है, जानकारी जुटा रहा है, प्राप्त कर रहा है कि भाई हमें इसके ऊपर आगे क्या रेमेडीज अडॉप्ट करनी है, कैसे एनरोलमेंट बढ़ाया जाए, क्यों एनरोलमेंट कम है, इसीलिए तो अध्ययन किया गया। और अध्ययन जब होगा तो उसकी एक रिपोर्ट, उसका एक लेटर इशू किया गया। अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है। कहां लिख करके आ गया लेटर में कि 27,000 विद्यालय बंद कर दिए जाए? किसने कहा ये चीज? ये तो किसी ने नहीं कहा है विशाल जी। केवल अभी एक आकलन हुआ है, एक गणना की गई है, उसके कुछ उन्होंने पैरामीटर्स निकाले कि इन पैरामीटर्स के आधार पे हम गणना करेंगे कि किन विद्यालयों में 50 से कम का एनरोलमेंट है, उसके बीच मूलभूत कारण क्या है। ये जानकारी प्राप्त की गई और करने वाली टीम ने अपनी रिपोर्ट दी। ये कहां लिखा हुआ है कि हम उन विद्यालयों को बंद करने जा रहे हैं? डीजी बेसिक एजुकेशन का स्पष्ट आज लेटर आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये भ्रामक न्यूज है, इस तरह की कोई भी आदेश दिया गया और ना ही कोई भी ऐसी नहीं है प्रतिमान है।
अरे ट्रांसफार्मर के सामने मतलब समझ में नहीं आता है कि जो अब चक्कर क्या है कि मुद्दा विहीन विपक्ष है। अब मुद्दा विहीन अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा भैया। विशाल जी, मैडम आप एक बार सुनील द्विवेदी जी के लिए वो चिट्ठी पढ़ दीजिए जो चिट्ठी शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई थी जी। उसमें ये कहीं अध्ययन नहीं किया जा रहा है कि बच्चों का एनरोलमेंट कम क्यों है। उसमें बीएसए से ये कहीं नहीं पूछा गया कि एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे। उसमें सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि इनके विलय की प्रक्रिया की बात की जाए और आप ये डाटा दें। अध्ययन विशाल जी, हम और आप सब समझते हैं, आप तो मीडिया से जुड़े हैं, डिपार्टमेंट के जो अध्ययन होते हैं, जो अरे मैंने व्हाट्सएप कर दिया, मैंने सुनील जी को व्हाट्सएप कर दिया है इनकी सहूलियत के लिए। मैं स्क्रीन पर आके कर दे रहा हूँ। सुनील जी अपना व्हाट्सएप चेक कर लीजिए, मैंने सब भेज दिया आपको जी। आप पढ़िए उस लेटर को पहले सुनील भाई साहब। अब मैंने भेज दिया उन्हें। पहले क्या लेटर हुआ था, असल में आपकी गलती भी नहीं है। एक बार जब अधिकारियों से गलती हो गई और जैसे ही वो लोगों के संज्ञान में आई, इसको विपक्ष छोड़ दीजिए, आम लोगों ने जब उसका विरोध करना शुरू किया तो तब आपको वो वापस लेना पड़ा। और विष्णु जी, होता ऐसे ही है कि सरकारें करती क्या है कि किसी एक मुख्य समय पर जनता का ध्यान भटकाने के लिए उनको दूसरी तरफ लगा लेती हैं। बिल्कुल। और इस बीच जो उनकी मंशा होती है उसको धीरे से करके निकल जाती हैं। उसमें ये कहीं नहीं लिखा है उस लेटर में कि एनरोलमेंट कैसे बढ़ाएंगे, बात को बताएं। मैंने इसको उनको उनके सोशल मीडिया पर भेज दिया है, शायद सुनील जी उसको देख लेंगे। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एमएल वर्मा जी भी जुड़े हैं। हम ब्रेक के बाद उनके तरफ चलेंगे कि भाई राजनीति से जोड़ा जा रहा है इस मुद्दे को, तो उनका क्या कुछ कहना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर एमएल वर्मा जी का। एमएल वर्मा सर, आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? हम लगातार कई बार हम लोग ऐसे मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं कि भाई कभी डॉक्टरों की भर्ती को लेकर बात हो जाती है, कभी शिक्षकों की भर्ती को लेकर बात हो जाती है, लेकिन अब एमएल वर्मा सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, सपा के प्रवक्ता मोहम्मद साजिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साजिद भाई, विशाल जी मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज आ रही सर, आपका वीडियो नहीं दिख रहा मुझे। हेलो सर, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। तो मैं बोल लेता हूं फिर। हाँ, बोल लीजिए सर। देखिए विशाल जी, ऐसा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको समझने की जरूरत है ग्राउंड रियलिटी पे जी। और ग्राउंड रियलिटी क्या है कि मैं तो गांव से जुड़ा हुआ हूं और मेरा इसी विषय से नाता भी है। मैं शिक्षक रहा हूं और जिस विषय की आज बात करते हैं, अब जिसकी जो सचिव महोदय है वो भी हमारी स्टूडेंट रही हैं। मेरी आज ही उनसे बात हुई और जो गांव की स्थिति वो भी देखने को मिलता है। गांव में रियलिटी ये है कि मान लीजिए अगर बच्चा नहीं जाता है विद्यालय को, तो विद्यालय को न जाने का कारण हुआ, उसका सामाजिक कारण है कि कुछ ऐसे परिवार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिसको आप कह सकते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तो अपने बच्चे को इसलिए नहीं भेजते हैं। वो कहते हैं कि ये बच्चा स्कूल में जाएगा कुछ भी नहीं सीख पाएगा और ये जाएगा मजदूरी करने या कुछ करने, घर में कुछ भी करेगा तो कम से कम 100-200 रुपए कमाएगा जिससे हम खाना खा लेंगे शाम को। तो बेसिक चीज ये है कि एक तो जो आर्थिक असमानता है वो विशेष रूप से बच्चों को पढ़ने के लिए बाधा डालती है, नंबर 1। नंबर 2, शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा के लोगों को ये कहा गया कि अगर स्टूडेंट्स नहीं आते तो आप उनको घर से लेने जाइए। यहाँ पर जो एक दूसरे के पूरक डिपार्टमेंट्स हैं। अब गांव के जो लोग होते हैं, गांव का अधिकारी कौन होता है? लेखपाल होता है जी। और ग्राम विकास अधिकारी होते हैं। ग्राम विकास अधिकारी से जो बच्चे जो अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए, आप उन पर प्रेशर नहीं डालते हैं, वो बल्कि टीचरों को लगाते हैं जहां से उनसे कोई लेना देना नहीं है।
तो कुल मिलाकर के ये है कि जहां पर जिसको भेजना चाहिए, जिससे मदद लेनी चाहिए, उससे मदद न लेकर के खाली एक विभाग को देखना, तो जिसके कारण से आज आज स्थिति है कि तमाम से प्राइमरी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई है। अब संख्या कम होने के बाद में गवर्नमेंट के सामने ये स्थिति आती है कि हम इस विद्यालय को चलाएं कि न चलाएं। तो ग्राउंड रियलिटी ये है। तो इसलिए मेरे ख्याल से कि सरकार को कम से कम जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करने के लिए दूसरे विभाग से मदद लेनी होगी, या जिसको कह सकते हैं विजनरी वे में काम करना होगा। अगर विजनरी वे में वो काम नहीं करेंगे तो ये स्थिति आएगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर सरकार विशेष रूप से ध्यान नहीं देगी तो फिर वास्तव में ये गरीबों के लिए और जो पिछड़े लोग हैं इनके लिए वास्तव में एजुकेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। विशाल जी। बिल्कुल। साजिद भाई, आप कैसे देखते हैं इस पूरे जो आदेश आया, फिर आदेश जो था आपका निरस्त हुआ, ये कहा गया फर्जी खबर है? देखिए, सरकार की कहीं ना कहीं मंशा खराब थी और बंद करने की थी, इसीलिए हर जिले में 50 से कम बच्चों के लिए सर्वे कराया जा रहा था और ये सर्वे करीब 4-5 महीने से चल रहा है। तो ये कोई अभी का मामला नहीं है और सर्वे में लगभग कॉलेज भी चिन्हित हो गए हैं। जैसे बरेली जिले में लगभग 660 स्कूल हैं और इसी तरह से जो है वो रामपुर में लगभग 440 हैं। तमाम ऐसे जिलों की मेरे पास रिपोर्ट है जहां का उन्होंने तय कर लिया था कि इतने विद्यालय में कम है और पूरी यूपी में 27,941 विद्यालय हैं जिनमें 50 से कम बच्चे हैं। तो ये सर्वे इसीलिए कराया जा रहा था कि क्योंकि ऊपर से तैयारी इन स्कूलों को बंद करने की थी, क्योंकि ये सरकार विकास तो करा नहीं सकती। 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, चाहे सेंट्रल की सरकार हो, चाहे 7 साल में यूपी में कोई विकास आपको विकास नहीं दिखेंगे। लेकिन जुमले और वादे, रेल बर्बाद कर चुके हैं, सेल बेच चुके हैं, भेल बेच चुके हैं, एयरपोर्ट बेच चुके हैं, लाल किला बेच चुके हैं। और अब जो पॉलिसी है वो गरीब का बच्चा पढ़ाई ना कर पाए, गरीब का बच्चा शिक्षित ना हो, आम आदमी का बच्चा शिक्षित ना हो, इसीलिए ये कवायद चल रही है कि इन स्कूलों को बंद कर दिया जाए। भले ही अभी सरकार ने पल्ला झाड़ा हो, लेकिन आने वाले समय में उसकी यही तैयारी है कि वो शिक्षकों को और जो रसोई और तमाम लोग और जुड़े हों उनको भी बेरोजगार करना चाहती है। तो सरकार की मंशा ठीक नहीं है और ना ही सरकार का फोकस है कि वो पढ़ें। सरकार चाहती है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ें, विदेशों में शिक्षा लें, लेकिन जो आम आदमी का, गरीब का बच्चा है वो पढ़ ना पाए और हमारा केवल भक्त बने, हमें वोट दे और हम सरकार में चुन के आए। ये उसी की कवायद है, इसीलिए इतना सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब सरकार जो है कहीं ना कहीं उपचुनाव के चलते बैकफुट पर आई है और पूरे उत्तर प्रदेश में ही ये आलम है कि शिक्षा व्यवस्था को खराब तो किया जा रहा है लेकिन उसके लिए कोई बेहतर काम नहीं हो रहे हैं। जुलाई के महीने में जून से ही जो है 25 जून से स्कूल चलो अभियान चलते थे, जिससे कि एक एक बच्चे का चिन्हीकरण होता था कि कौन सा बच्चा 5 साल का हो गया है, उसका एडमिशन लिया जाए और उसको कैसा बेहतर हो। मिड डे की शुरुआत की गई, तमाम अन्य योजनाएं चलाई गई। लेकिन अब सरकार ने योजनाएं चलाने के बजाय वहां पर जो है वो बच्चों की जो है वो संख्या देखी जा रही है। अच्छा, कोई भी बच्चा क्यों भेजेगा जब आप उसके शिक्षक को सुबह से शाम तक जनगणना में लगा देंगे, मतदाता सूची में लगा देंगे, तमाम और योजनाएं हैं उसमें लगा देंगे सुबह से शाम तक। जब स्कूल में शिक्षक नहीं होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए तो क्या वो बच्चों को वहां खेलने के लिए थोड़ी भेजेगा। इसीलिए वहां से लोगों का मुंह भंग भी हो रहा है। तो सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को, सरकारी शिक्षा व्यवस्था है उसको बर्बाद करना चाहती है, पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहती है कि जब बच्चों को पढ़ाना होगा लोगों को, जब अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूल में नहीं मिलेगी तो वो प्राइवेट की तरफ जाएगा। और प्राइवेट के शिक्षण संस्थान किसके हैं ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। और अब उसमें जो 2 उद्योगपति हैं गुजरात के, अब उस लाइन में वो आना चाहते हैं, इसलिए उन्हीं को देने की तैयारी चल रही है और ये इसीलिए ये शिक्षा व्यवस्था बर्बाद की जा रही है। चलिए मैं तो जवाब आप लेता ये हूं। समझिए कि वहां के शिक्षकों को पढ़ाने का काम है तो पढ़ाने दिया जाए, और जो और तमाम मान लिया सर्वे है या जनगणना है या मतदाता सूची है, इसके लिए रिटायर्ड शिक्षकों का भी उपयोग किया जा सकता है या अन्य लोगों का भी उपयोग किया जा सकता है। तमाम बेरोजगारी है, शिक्षकों से केवल शिक्षा
का ही काम लिया जाना चाहिए, उन्हें पढ़ाने का, केवल पढ़ाने का काम हो। अगर बहुत ज्यादा है तो उनसे जब मई की छुट्टियां हो जाए तब आप 10-15 दिन का काम ले सकते हैं। बाकी ये नहीं है कि आप जब उन्हें दिन भर काम में दूसरे लगाए रहेंगे तो स्कूल में बच्चा जाएगा तो पढ़ेगा नहीं, जब उसको शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो जो है अपने बच्चों को नहीं भेजेगा। आप लोग भी इसीलिए थोड़ा संख्या करिए कम ना, हो रही आप है। लोग भी करिए। आप लोग एमएल वर्मा सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। कहीं ना कहीं ये शिक्षा व्यवस्था को सरकारी से, मैं कह रहा हूं आप लोग भी विपक्ष का रोल अदा करिए जरा। ये बढ़ेंगे और ये जुटेंगे इनके बैनरों के बीच, जरा स्कूलों की वास्तविकता, आप जैसे आप जो रिपोर्ट बता रहे हैं इनके बैनर लगाइए जरा आपने हर जगह। मेरा एक प्रश्न है साजिद साहब से। जी हम लोग, जी सर पूछिए। साजिद साहब, आपने जी। इतना लंबा भाषण दिया, खाली 30 मिनट का कार्यक्रम होता है जिसमें अगर 20 मिनट आप बोले। खैर, मैं वो शिकायत नहीं कर भाषण रहा, नहीं प्रश्न- है ये, कोई आपको बात नहीं, शिकायत है, भाषण नहीं है ये, अपनी बात रखी है क्योंकि हम मेरी बात सुन हमारी लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए साजिद भाई, बात एक सुन जी, लीजिए। मिनट, बताएं। एक सेकेंड में। जी। आपने इतना सब बताया, लेकिन कोई ऐसा ये नहीं बताया कि जो इस समय चल रहा है, जो सिचुएशन है, क्या आपके समय में इससे अलग सिचुएशन थी, या आपने कोई अलग व्यवस्था कोई भी कर रखी थी प्राइमरी और इस स्कूल बंद पार्टी नहीं ने? हुआ है। प्राइमरी स्कूल कोई भी बंद नहीं हुआ। यूपी में ना बंद करने की तैयारी की गई और पढ़ने वाले बच्चों के लिए उत्साहित किया गया, उनको लैपटॉप दिए गए, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया, रोजगार दिए गए। प्राइमरी स्कूल में ये लैपटॉप नहीं दिया हुआ गया? क्या बेचने बात की कर रहे नहीं। हैं आप? अरे हाई प्राइमरी स्कूल के स्कूल में बाद कौन सा लैपटॉप दिया गया। गया? प्राइमरी स्कूल में शिक्षा, उनको पढ़ाने की व्यवस्था की गई थी, मिड डे शुरू क्या? किया गया था और तमाम योजनाएं शुरू की गई। वही कोई व्यवस्थाएं तो स्कूल अभी बंद चल नहीं रही हुआ। भाई मेरे। कहाँ चल रही है? बंद करने की तो व्यवस्था आपके वो समय में हो रही है। अरे भाई अब आपको मेरे, तकलीफ हो रही है। आप भी हमें कहीं ना तकलीफ कहीं नहीं हो प्रत्यक्ष रही या है। अप्रत्यक्ष रूप से अरे आप कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, आपको इसलिए तकलीफ हुई। अब आप बताइए अपनी बात। साजिद साहब, मैं कहीं से नहीं जुड़ा हूं, नंबर एक। नंबर दो, मैं किसी जी। पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल निष्पक्ष बात कर रहा हूं। जो व्यवस्था आपकी थी वही व्यवस्था अब भी है। उस ग्राउंड रियलिटी को हमारे समझने की जरूरत है, समझने की, चाहे ये हमारी पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो। वही वही सपा सिचुएशन पहले थी, वही सपा सिचुएशन अब भी है। सपा की सिचुएशन सरकार को दूर में कर। किसी भी विद्यालय में 50 अब से आप तो कम बच्चे पार्टी की नहीं थे। बात करने स्कूल चलो लगेंगे तो क्या अभियान बात चलता करेंगे फिर? था। स्कूल चलो अभियान चलता था, शिक्षक समय से जाते थे, अटेंडेंस की व्यवस्था हुई, फर्नीचर की व्यवस्था कराई गई, बच्चों के बैठने के लिए उनके सिलेबस समय से पहुंचते थे, ड्रेस समय से पहुंचती थी। आज ड्रेस जनवरी में पहुंचती है, सिलेबस उनको जो है वो अब सितंबर अक्टूबर तक मिलते हैं। वहां जो उसको खराब करने के लिए वहां जो साधन है उनको वहां मुहैया ही नहीं कराया जा रहा है। एक प्लान है और वो कोई ये शिक्षा नहीं है। आप समझिए, और भी बीएसएनएल को कैसे बर्बाद किया जा रहा है कि उसकी संपत्तियों और उसको लिए खत्म कर दिया कि और प्राइवेटाइजेशन आए, तमाम और जो है वो टेलीफोन कंपनियां हैं वो मैं बाजार में किसी उतर जाए, पार्टी तो की वो एक बात नहीं कर तरक्की रहा है। हूं। पहली चीज तो मैं दोनों प्रवक्ताओं को कह दूं, जैसे सीमा त्यागी जी ने कहा तो सुनील जी ने कह दिया कि आप एक प्रवक्ता के रूप में आप कह रहे हैं। जब एमएल वर्मा जी ने आपसे कुछ पूछा साजिद भाई, तो आपने उन्हें भी किसी ना अप्रत्यक्ष रूप से आप पार्टी से जुड़ा बता दिया। ऐसा नहीं है। सीमा जी बहुत लंबे समय से अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं और मैं बहुत लंबे समय से इन्हें जानता हूं। जितना फीस बढ़ने के लिए आपने नहीं लोगों के लिए आंदोलन या धरना प्रदर्शन किया होगा, उतना उन्होंने किया। तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और उसके बाद तक उन्होंने अनशन जारी रखा। एमएल वर्मा साहब बहुत बड़े प्रोफेसर, बहुत ही बड़े शिक्षाविद और लेखक और तमाम चीज़ें। जब डीजी जिसका स्टूडेंट रहा हो, यही जो कंचन जी हैं, अब उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो किसी पार्टी का नाम ले रहे हैं? तो ये सबके लिए मैं क्लियर कर दूं कि दोनों जो है समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं जो हमारे साथ हैं। ये अच्छी चीज़ है कि उन्होंने अपना समय हमें दिया है, तो उन पर पार्टियों का आरोप ना लगाएं। उनसे जो ग्रहण हो सका, अगर आपको कुछ चीज़ लग रही है कि उन्होंने कहा ग्राउंड रियलिटी, तो देखिए इस बार क्या हो रहा है कि इस बार अधिकारी काम ही नहीं कर रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? स्कूल बच्चे स्कूल नहीं आ रहे तो चले जाएं लेने। अब कहाँ वो वीडियो वायरल होने वाले टीचर कहाँ गए जो लगातार बच्चों को ला रहे थे? एकदम से वो एक झोंका आया था कि 10-10 बच्चे रो रहे हैं कि भैया इनको ना हटाओ, इनको ना हटाओ। अब कहाँ ऐसे वीडियो आ रहे हैं? आप इसी सरकार में तो थे वो वीडियो, कई टीचर वायरल हुए, वो सब कहाँ चले गए? आपकी बात सही है कि भैया वो ईवीएम की मशीन उठा रहे होंगे, लेकिन बाकी लोग कहाँ गए? अब क्यों नहीं बात हो रही शिक्षा पे? शिक्षा पे ना आप बात करने का मन बनाते हो ना वो। सीमा जी नहीं,
समाजवादी विशाल पार्टी जी, लगातार शिक्षा नहीं पे बात बनाती। कर देखिए, रही है, आपका इसलिए प्रकोष्ठ हम है, लगे हैं और मैं- पूरी पार्टी। चलिए चलिए, मैं मान ले रहा देखिए, हूँ, मैं हम आपकी लोग बात मान लगातार ले रहा हूँ। तमाम थोड़ा सा मुद्दों को समय उठाते हैं। देंगे साजिद जी, थोड़ा आप सा समय देंगे। विशाल जी, जी परेशानी यही है राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोगों की कि कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, कोई भी शिक्षा के ऊपर बात करने वाला व्यक्ति जब इनको आईना दिखाना शुरू करता है तो ये लोग उस पर राजनीतिक होने का ठप्पा लगाना शुरू कर देते हैं और इसीलिए फेल है। साजिद भाई, जितने राम राज्य की पिक्चर आपने अभी बयान की, अगर वास्तव में बेसिक का यही हाल होता तो आप राज्य से साफ नहीं हुए होते। कमियां तो थी। मैम अनम्यूट कर लीजिए, सीमा जी अनम्यूट कर लीजिए आप। ध्यान देने हाँ की आवश्यकता है, राजनीति से जी। मत जोड़िएगा कि ग्राउंड रियलिटी उन्होंने कि हमारे देश में आज भी ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चे की कमाई से अपना पेट भरना चाहते हैं और इसी देश में ऐसे भी अभिभावक हैं कि जो अपने बच्चे की शादी प्लान करते हैं तो वहां प्रधानमंत्री से लेकर सारा बॉलीवुड तक सिर झुकाता है। तो ये आर्थिक असमानता जो फैल रही है देश में, इस आर्थिक समानता को दूर कैसे किया जाएगा? सबसे पहले ये आर्थिक असमानता दूर करने की बात है। और चाहे सुनील जी कितना ही ढक्कन ढकने की कोशिश कर लें, लेकिन वास्तव में सर्वे ये पिछले 6 महीने से चल रहा था और ये सर्वे इसीलिए कराया जा रहा था कि जो स्कूल में एनरोलमेंट कम है उनको मर्ज कर दिया जाए। अगर आप कहेंगे तो कुछ स्कूलों का सर्वे मैं खुद किया हुआ है, आपको बता दूंगी कि जूनियर और प्राइमरी को मर्ज कर दिया गया। उसकी गाज बच्चों के साथ साथ शिक्षकों पर भी गिरी। आप देखिए 27,000 स्कूल की अगर बात कर रहे हैं और एक स्कूल में 2 भी शिक्षक हैं तो आप ये मानिए कि मोटा मोटा 58,000 परिवारों को सड़क पर लाने की तैयारी थी। आप सोचिए, खुद सोच कर देखिए, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता नहीं है। साजिद भाई, अगर इतनी चीजें अच्छी होती तो आपके मैनिफेस्टो में कहीं कहीं लिखा दिखा है क्या किसी को कि आपकी सरकार जब थी या जब आएगी, सो कॉल्ड जो आप सपना देख रहे हैं, तो आप शिक्षकों से पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं लेंगे? विशाल जी, शिक्षकों की मजबूरी ये है, हमारी शिक्षा व्यवस्था की मजबूरी ये है कि राजनीतिक पार्टियां शिक्षा पर बोलना ही नहीं चाहती, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना ही नहीं चाहती। जब ये सरकार आई थी, हम और आपकी सबकी इच्छाएं ये थी कुछ होगा। एक सर्वे कर लीजिए कि सारे विधायकों को, सारे सांसदों को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विद्यालय गोद लेंगे, उन विद्यालयों की क्या हालत है आज? क्या कोई वर्ल्ड क्लास विद्यालय? ये मुझे लग रहा है उसी का रिएक्शन है, ये तो मुझे लग रहा है ये उसी का रिएक्शन है कि ये विलय और तमाम चीजें हो रही है। शिक्षा व्यवस्था किस तरफ जा रही है कि बच्चों का एनरोलमेंट सरकारी, अरे सरकारी विद्यालय तो आपके अपने हैं। आप अगर अपने सरकारी विद्यालयों के साथ सौतेला व्यवहार करेंगे। चलिए सीमा जी, मैं जवाब लेता हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है ना, इसलिए सीमा जी आऊंगा आपके पास, आता हूँ। विशाल जी, अगर ये कह दें जी, कि उस एरिया के बीएसए का, उस एरिया के लेखपाल का, उस एरिया के चपरासी का, उस एरिया के सारे सरकारी लोगों के बच्चे बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पढ़ेंगे, तो फिर देखिए स्कूलों की व्यवस्था कैसे सुधरती है। बिल्कुल जी। एमएल वर्मा सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? विशाल जी, एक डेटा है जी, शायद साजिद साहब को ना मालूम हो, GER होता है जी, जनरल एनरोलमेंट रेशियो। जी, आप ये जानिए कि उत्तर प्रदेश की GR है 2% जी, और नेशनल GR है 12%। अच्छा, पहले तो पढ़ाई का काम करें साजिद साहब, इसके बाद उस पर बात करें। खाली पॉलिटिकल बात करने से काम नहीं चलेगा। और GR का मतलब होता है जनरल एनरोलमेंट रेशियो। आप उस डेटा को देख लीजिए, फिर इसके बाद में उसके आधार पे काम करिए कि प्रदेश में किस चीज की जरूरत है। और बाकी तो ये अभी हमारी बात जो है सीमा जी ने वो किया कि निश्चित आदमी को पहले भोजन चाहिए, इसके बाद में एजुकेशन चाहिए। तो आप जो भोजन कर रहे हैं वो अपने बच्चे को स्कूल कैसे भेज पाएंगे? और उसमें अगर स्कूल भेजने की बात है तो प्राइमरी स्कूल के टीचर को ना भेज करके वहां के जो पैसा कमाने वाले लोग हैं आप उनको भेजिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करिए। लेकिन ऐसा विजन नहीं है।
बेसिक प्रॉब्लम विजन की है, जिसके कारण से सारी प्रॉब्लम आ रही है। और जब विद्यालय में स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो नेचुरल है बंद हो जाएगा, गवर्नमेंट को बंद करना ही पड़ेगा, खाली तनख्वाह देने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। विशाल जी। जी सुनील जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं साजिद भाई की बात का जवाब दे दूं। वो शिक्षा पे बहुत बात कर रहे थे। कम से कम मैंने वर्मा जी की और मैडम त्यागी की बात को बड़े ध्यान से सुना, और मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वास्तव में कुछ ऐसे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और उसे मुझे स्वीकार करने में कोई वो नहीं है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के टाइम में दिन बड़े सुहाने थे? आदरणीय एमएल वर्मा जी बहुत ही सीनियर शिक्षाविद हैं, वो समझेंगे। आप अगर भूल रहे हैं साजिद भाई, नकल को अगर मान्यता प्राप्त कराई थी किसी पार्टी ने तो वह समाजवादी पार्टी थी। श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का ये स्पष्ट एक तरह से कहना था कि नहीं, जो जिसे कहते हैं कि अपना ही विद्यालय सेंटर होगा। यह कार्यक्रम उसी समय प्रारंभ हुआ था। नंबर 1। नंबर 2, आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, राजनीतिक जवाब लीजिए। आप किसकी बात करते हैं? आपके जो मुखिया हैं, आपके जो पार्टी के प्रमुख हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से एमबीए करके आए हैं, जैसा मैंने सुना हुआ है। वो कब गए थे? वो कब सैफई के किसी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे? तो वो विजन कहां से लेकर के आएंगे? हाँ, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है जिसपे हमें काम करना है। हमारी सरकार सतत प्रयत्नशील है, और ये जो हुआ है ये एक सर्वे था, जिसके सर्वे के आधार पर कुछ तथ्यगत चीजें जानने का प्रयास किया गया है। उसके आगे उसी के आधार पर भविष्य के निर्णय होते। लेकिन कहीं भी ये 27,000 विद्यालय बंद करने की बात नहीं है। कंचन जी जो डीजी बेसिक एजुकेशन है, उनका स्पष्ट विवरण आ चुका है। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? आप लोग भी एक स्वस्थ विपक्ष का कार्य करिए, अच्छे मुद्दे लेके आइए, तो शायद देश का कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा और समाज का कल्याण होगा। तो शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पे समाजवादी पार्टी को बोलने का बहुत अधिकार नहीं है। किसका अधिकार है बोलने का? अभी आप कह रहे हो विपक्ष बोले, अब विपक्ष नहीं बोलेगा तो कौन? मैंने खैर आपको वो नहीं, विशाल जी, शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे और उसके सुधार पे इनके कार्यकाल में शिक्षा का क्या हाल हुआ था? आपके कार्यकाल में वर्मा जी शायद बिल्कुल मैं आपके कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। मेरे द्वारा भेजा लेटर आपको मिल गया होगा, तो उसमें मैंने कुछ चीजें मार्क कर दी हैं, नाला नाली और नहर सब जोड़ के। ठीक है, देखिए विभाग ने अपनी कुछ संस्तुतियां अपने कुछ सर्वे के आधार पर उन्होंने दिया, लेकिन उसको कहीं एक्सेप्ट नहीं किया गया, ना उसका कोई जियो है, ना उसका कोई आधिकारिक अभी प्रमाण आया है। ठीक है, कुछ समय पे सर्वे होते, जानकारियां प्राप्त की जाती है। अविनाश, इसीलिए अविनाश को मैंने इस पूरी डिबेट पे अपने साथ इसीलिए जोड़ा क्योंकि लखनऊ से हैं वो, संदीप सिंह, गुलाब देवी, मतलब किसी से तो बात कर ही सकते होंगे। अविनाश, लगभग 1 घंटा होने वाला है इस डिबेट को, आप लखनऊ में थे। इस बीच अगर आपके पास कोई खबर आई हो कि भाई शिक्षा विभाग से कंचन जी के अलावा किसी का बयान आया हो, किसी मंत्री ने बोलने की चेष्टा की हो, इसमें आऊंगा आपके पास अजित भाई। विशाल जी, देखिए, जब 2 दिन पहले जब एक लेटर आया उसमें स्पष्ट किया गया कि जो है तमाम ऐसे यहाँ पर 50 से कम बच्चे वहां पर जाते हैं, वहां पर उनका विलय होगा और उसको लेकर बैठक होगी, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो है प्रदेश सरकार की किरकिरी तो कहीं ना कहीं हुई है। इसी चीज का नतीजा है कि आपने देखा होगा कि आज इसके नया लेटर जारी करके सारा एक्सपेक्यूट करके उनको जानकारी देनी पड़ी, तो कहीं ना कहीं एक सरकार की किरकिरी तो इस पूरे मामले पर हुई है। तभी लगातार जिस तरीके से तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उसको लेकर जो है ट्विटर के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने बयान दे रहे हैं, लगातार जो है वो सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन शिक्षा पद्धति में कुछ कमियां ऐसे अपने जिस तरीके से कहा कि जो है उनके कार्यकाल, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की बात हो या फिर मौजूदा समय जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल हो, कमियां तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर कुछ वैसी है तो सरकार ने इस तरीके से सर्वे के माध्यम से कहीं ना कहीं विलय के सुधार की बात कही है, शिक्षा पद्धति को कहीं ना कहीं सुधारने की बात को लेकर कहीं ना कहीं इस तरीके से उनका प्रयास है। लेकिन जो लेटर कहीं ना कहीं जारी हुआ है उसको लेकर जो है प्रदेश सरकार की किरकिरी हुई है। उसके बाद जब अब विपक्ष के तमाम जो नेता है उन्होंने जब ट्वीट किया है तब उसके बाद में एक लेटर जारी हुआ, लेकिन इससे पहले ना तो जो है मौजूदा जो वीपी है उनका कोई बयान आया है अभी कैमरे पर बोलने से इकरार रही, ना कि जो संदीप सिंह है कैमरे, अच्छा कैमरा हटाकर बोल रही हैं क्या कुछ? अगर आप कैमरे के बिना जा रहे हैं तो कुछ बोल दे रही हैं क्या?
बिल्कुल, अभी तक जो है पिछले कई घंटों से लगातार जो है के न्यूज की टीम जो है प्रयास कर रही थी, लेकिन कोई भी इस पूरे मामले को लेकर अभी किसी फोन भी तरीके नहीं कोई उठ रहा बयान होगा, नहीं देना अब तो चाहता है। फोन भी नहीं बचते उठ हुए रहा नजर होगा। आ रहे हैं तमाम अधिकारी भी। फोन भी नहीं उठ रहा होगा, दोनों मंत्रियों का भी नहीं उठ रहा होगा, डीजी मैडम का भी नहीं उठ रहा होगा। व्यस्तता बहुत आप होती है। विशाल, आपने देखा होगा कि जब कोई जो ऐसा मामला होता है और जब उसको विपक्ष कहीं ना कहीं मुद्दा बनाती है, तो तमाम जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे राजनीति में बचते नजर आते हैं, उनका कोई बयान आप नहीं देखते होंगे। ये तो अच्छा है कि सोशल मीडिया है, वरना ये भी नहीं पता चलता ये खबर फर्जी है, जिस हिसाब से उन्होंने खंडन कर दिया। ये आजकल दौर अच्छा है कि बिना किसी का चेहरा आए खंडन हो जाता है। सीमा जी। विशाल जी, सरकारी अधिकारियों का बयान नहीं आ रहा है, वो तो बात समझ में आती है, क्योंकि सरकारी आदमी के कान, मुंह और पैन बंधा हुआ है। लेकिन लखनऊ में आपके प्रवक्ता हैं और कोई नेता भी इस पर नहीं बोल रहा है, तो सोचिए अगर यही कुछ और आप करा रहे होते, कहीं कहते कि मंदिर पे पत्थर लग गए या मस्जिद पे पत्थर लग गए या बवाल हो गया या नारेबाजी हो गई, तो सब लोग बड़े बड़े अपना बैठकर स्टूडियो में बयान दे रहे होते। हमारी विडंबना यही है विशाल जी कि जिन मुद्दों पर काम होना चाहिए, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर वास्तव में देश विकास करेगा, उस पर बात किसी भी पार्टी के नेता नहीं करना चाहते। क्यों नहीं योगी जी ये आदेश देते सारे अधिकारियों को, बीएसए को, कि जब ये सर्वे आ मैं आपकी आवाज चली गई है, आप एक बार के जाओ टेबल जी। पर, क्यों नहीं बुलाते ऐसी? और होता क्या है, सभी लोग क्या कहने लगते हैं कि योगी जी तक ये बात पता ही नहीं है, मोदी जी तक ये बात पता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? डिजिटल इंडिया का जमाना है, विदेश में कहीं कुछ होता है तो ट्वीट तुरंत आता है, इसके ऊपर क्यों नहीं आता? क्यों नहीं शिक्षा की बात करते? तो मैं आपके माध्यम से विशाल जी, जी सुनील जी से ये श्योरिटी चाहूंगी कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर धीरे से इसको उतार दिया जाए, क्योंकि ये बात सही है कि तैयारी पूरी शिक्षा विभाग की ये है कि इन स्कूलों को बंद कर दिया जाए और इन स्कूलों में एनजीओज को उतार दिया जाए और धीरे धीरे जैसे जैसे सारी और चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन किया जाए। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा ये सरकार कम से कम अपने पास रखे और ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करे कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिलने के बावजूद भी हमारे स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, इसका हमारे दूसरा स्कूल में निष्कर्ष बच्चे निकलता नहीं है पहुंच रहे विशाल जी हैं। जी। इसका दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर विद्यालय में बच्चे नहीं जा रहे हैं तो न जाने का कारण वो परिवार है, परिवार की आर्थिक असमानता की स्थिति है। जी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये निष्कर्ष बताता है विद्यालय बंद होने का मतलब कि प्रदेश में इतनी आर्थिक असमानता है कि लोग अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और भरण पोषण खाली 5 किलो अनाज से नहीं होगा। बिल्कुल। साजिद भाई कुछ कहना चाह रहे थे। प्रोफेसर साहब, इसमें एक चीज और है जी। जब आप उस 1 किलोमीटर के अंदर देखेंगे कि 4 प्राइवेट स्कूलों को भी मान्यता दे रखी है शिक्षा विभाग ने, बिल्कुल, बिल्कुल। सूटकेस लेकर, तो फिर वहां सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी कहां से होंगे? ये तो ये विभेदकारी भी हो एक जाएगा। रीजन मान्यता है। तो देनी चाहिए। मान्यता इसलिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव जमाना है। ये टोटली कैपिटलिस्ट नहीं, सोशलिज्म को बढ़ावा देने के लिए तो मान्यता देना जरूरी है। अगर प्राइमरी में बढ़िया नहीं होगा तो पब्लिक स्कूल चलने लगेंगे। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम है कि जो प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, बंद होने का कारण कि वो परिवार अपने बच्चों को वहां भेजने में सक्षम नहीं है। बिल्कुल। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि विद्यालय इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि परिवार सक्षम नहीं है। यानी चलिए। वो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक आर्थिक संपन्नता नहीं होगी तब तक एजुकेशन कहां से आएगा? एजुकेशन के लिए भी, बच्चों को एजुकेशन भेजने के लिए अब वही परिवार सोचता है कि हम विद्यालय भेज देंगे तो कम से कम भरण पोषण कहां से लावेंगे? और कुछ बच्चों को तो खाली भेजा जाता है कि जाकर के खा कर क्यों चले आइए। हाँ, कम से कम तो घर में भरण खाना पोषण बना 5 किलो होगा। अनाज से बिल्कुल नहीं बिल्कुल। मैं आता हूँ आपका सीमा जी। साजिद भाई कुछ कहना चाह रहे थे आप। लोग जब अपने आप खुद ये कमा तो- पाए, चलिए। इनको चौपाइए साहब तो मैं बोलूं कुछ। अरे नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, सब लोग विशाल चुप हो जी। गए, सब लोग चुप हो गए। आप विशाल जी, जी विशाल जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता था जी कि अभी साथी प्रवक्ता बोल रहे थे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आर्मी स्कूल से एजुकेशन ली थी और मास्टर डिग्री के लिए विदेश गए थे और आपका विजन था
इसीलिए हिंदुस्तान में पहला एक्सप्रेस वे बना जिस पर लड़ाकू विमान उतर रहे हैं। इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में ऐसा एक्सप्रेस वे नहीं बनाया। आज वही भाजपा सरकार है जिसमें एक्सप्रेस वे के नाम पर करोड़ों रुपए की जो है जमीनों में केवल दलाली और जमीनों का खेल चल रहा है। तमाम अधिकारी अफसर सस्पेंड हुए हैं, चाहे बरेली, पीलीभीत और सितारगंज हाईवे हो या तमाम और देश के, और जिनकी लागत बढ़ रही है और कम समय में बना है। और हमारी सरकार में चाहे पुलिस की 100 नंबर हो, चाहे एम्बुलेंस सेवा हो, मरीज कंधों पर टांग कर नहीं ले जाए जा रहे थे। एक कॉल पर मरीज के लिए एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध होती थी, जिनकी अब सर्विस भी नहीं हुई है और टायर भी नहीं बचे हैं एम्बुलेंस में, ना ही मरीजों के लिए पहुंचती है। और वो सरकारी एम्बुलेंस कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों के लिए काम करने लगी है और वहां मरीज छोड़ के आती हैं, जिला अस्पताल में नहीं आती हैं। और कहीं ना कहीं अपराध में कमी लाने के लिए पुलिस की व्यवस्था शुरू की गई थी डायल 100, जिसका इन्होंने नंबर बदल दिया है। तो केवल ये नंबर बदलने का बंद करने, अरे आप ये समझिए कि काम हुआ था, एजुकेशन पे भी काम हुआ था ना, स्कूल बंद कराने के लिए सर्वे हुए थे। और सरकार अब इनकी है, इनको काम करना चाहिए। और ये वही सरकार के प्रवक्ता साथी हैं जो एक दिल्ली से मंत्री आए थे, जो एजुकेशन का, जो स्कूल का हाल देखने गए थे और अपने स्कूल का हाल दिखा रहे थे, तो इन्होंने उनको जेल में डाल दिया था और करीब 6 महीने बाद उनकी जमानत हुई थी। तो अब सरकार में ये 7 साल से बैठे हैं, तो जिम्मेदारी इनकी है, इनसे ही सवाल पूछा जाएगा। तो मैं इस बात पे कहना चाहता हूं, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो आपको बताना है कि ये क्या शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे बाढ़ में तमाम लोग बेचारे, उनकी फसलें बर्बाद हो गई हो, घर डूब गए हो, आपने उनके लिए क्या किया। तमाम स्कूल बाढ़ में खत्म हो गए, वहां स्कूल क्यों नहीं बने। आबादी बढ़ रही है तो शिक्षा व्यवस्था और बेहतर होनी चाहिए, स्कूल बढ़ने चाहिए। आप टीचरों के साथ क्या कर रहे हैं, तमाम टीचर बेचारे सालों से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। चलिए मैं फाइनल कमेंट लूंगा। साजिद भाई, समय की कमी है, समय की कमी। जल्दी सुनील जी 30 सेकंड के अंदर अपना जवाब दीजिए, फिर मैं डिबेट क्लोज करूंगा। तो तमाम आप समझ लीजिए, तो ये बताएं। चलिए साजिद भाई, चलिए सीमा जी रोकूंगा, मैं सबको रोकूंगा। फाइनल कमेंट में सुनील जी से लेकर डिबेट को क्लोज करूंगा। सुनील जी। कर रहा हूं, और मैं खुद 20 साल पत्रकार रहा हूं, तो मैं कहीं ना कहीं मुद्दों को जानता हूं। और शिक्षा व्यवस्था को आप हर मैनिफेस्टो में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए होता है, और आगे बिल्कुल उसमें भी आप देखिएगा। चलिए मैं बिल्कुल देखा जाएगा बेहतर बनाने के लिए क्या। साजिद भाई चलिए सुनील जी जल्दी जवाब दीजिए। सुनील जी। देखिए साहब, ये जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हम सर्व समाज की बात करते हैं। हम व्यवस्थाओं में, अभी हमारी सीमा जी बोल रही थी कि गरीब को, बुजुर्ग आदमी को दवा नहीं मिलती है। सीमा जी, एटलीस्ट आप एक बुद्धिजीवी हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत कभी आप किसी सरकारी अस्पताल में खड़े होकर देखिए, कभी किसी व्यक्ति का जिसका थ्रेसर में हाथ आ गया हो, कभी किसी का ट्रैक्टर की पुली में हाथ आ गया हो, और वो उसकी आंखों से आंसू इस बात के निकलते हैं कि हम आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत सुरक्षित थे तो हमारा इलाज हो गया। हर चीज को नकारात्मक आईने से मत देखिए। आपने एक बात कही थी, वो मैं बहुत देर से सोच रहा था कि स्वास्थ्य की बात आपने की थी। तो स्वास्थ्य विभाग में आमूलचूल परिवर्तन है, ठीक है। हमेशा जब तक ये सृष्टि रहेगी, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट की बात सदैव बनी रहेगी। पूर्ण कोई नहीं होता है, लेकिन जहां तक ये सपा प्रवक्ता महोदय जो नेशनल हाईवे पे पहुंच गए, मिराज 2000 उतारने लगे, मुद्दा शिक्षा का था। तो मैंने ये बात, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब काम से जुड़ने के लिए। हम लोग आज बात कर रहे थे एक आदेश है जिसने यूपी की सियासत को फिर से गरमा दिया। अभी तक हम लोग बटेंगे तो कटेंगे किनारे पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन 27,000 स्कूलों को, सरकारी विद्यालयों को, जो प्राथमिक माध्यमिक जो विद्यालय हैं, मर्जर की बात आई, फिर उन्हें बंद करने की बात आई। खैर उसका खंडन कर दिया है कंचन जी, डीजी एजुकेशन है। अब उनका कहना ये खबरें फर्जी हैं, लेकिन उनके पूर्व में जारी एक लेटर से सियासी पारा हाई हो गया। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में तक देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।